हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 से जो आपका सब्जेक्ट है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, और इसमें हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो है रिलेशंस वो समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आप एकलव्य स्नातक 1 जो हमारा चैनल जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है। तो देखो, मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब है जहां पे बहुत ज्यादा सुपर पावर्स हो या बहुत ज्यादा मल्टीपल कंट्रीज हो जो कि पावरफुल हो, ना कि बल्कि सिर्फ एक और दो कंट्री का डोमिनेशन हो। ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब है ज्यादा से ज्यादा कंट्रियां जो मतलब कंट्रीज हैं वो डोमिनेट करे दुनिया को। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा नंबर हो कंट्रीज का। और आपको पता है कोल्ड वॉर के समय में बायपोलैरिटी थी। ठीक है, दो जो है सुपर पावर्स थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। तो एक तरीके से अब जो है मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता जा रहा है। ठीक है, बहुत सारे पावर्स का जो है वो मतलब एमरजेंस हो रहा है। बहुत सारी ग्लोबल एसोसिएशंस बन रही हैं, सोशल मूवमेंट्स हो रहे हैं, टेररिस्ट नेटवर्क्स बढ़ते जा रहे हैं। सो बहुत मतलब चेंजेस आ रहे हैं हमारी दुनिया के अंदर। अगर देखा जाए बहुत सारे देश हैं जो बहुत जल्द सुपर पावर बनने वाले हैं। ठीक है, हम सभी के बारे में जानेंगे। बेसिकली हमारा फोकस रहेगा यूरोपियन यूनियन के ऊपर। लेकिन मैं आपको बता दूं हमारी दुनिया अब मल्टीपोलरिटी की तरफ जा रही है, जहां पर एक सिंगल अमेरिका ने जो डोमिनेशन किया है अब उसको कई सारे कॉम्पिटिटर मिलने वाले हैं आगे आने वाले टाइम पे। सो उनमें से एक है यूरोपियन यूनियन। सो लेट्स अंडरस्टैंड यूरोपियन यूनियन। सो इसमें यूरोपियन यूनियन एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें 27 मेंबर स्टेट्स हैं जो कि प्राइमरीली यूरोप से ही हैं। ओके, और मॉस्ट्रेट ट्रीटी साइन हुई थी 1 नवंबर 1993 को, उसी के साथ इसको बनाया गया। और यूरोपियन यूनियन समय के साथ एक ठीक है सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसका मेन गोल है पीस को प्रमोट करना, स्टेबिलिटी लाना, प्रोस्पेरिटी के लिए काम करना अपने मेंबर स्टेट्स के लिए। यूरोपियन यूनियन जो है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन और डिसीजन मेकिंग सभी की एक जैसी हो इसके ऊपर काम करता है जो इसके मेंबर्स हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है एक सिंगल मार्केट बनाना यूरोप की, और सोशल और इकोनॉमिक कोहेशन को प्रमोट मतलब यहाँ पे करना, और कॉमन पॉलिसीज हो, जितने भी यूरोप की कंट्रीज हैं सभी की पॉलिसीज कॉमन हो, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो कलेक्टिवली हो। यानी कि यूरोप की अलग अलग कंट्री, फ्रांस, जर्मनी, यूके अलग अलग ना दिखाते हुए एक ही कलेक्टिवली एक ग्रुप बना के जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करना ग्लोबल लेवल पे, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और यूरोपियन यूनियन ये चाहता है कि एक सिंगल मार्केट को ये जो है भाई क्रिएट करना चाहता है ताकि ट्रेड जो है वो हमारा फ्री ट्रेड हो सके, गुड्स एंड सर्विसेज एंड कैपिटल इधर से उधर आराम से हो सके भाई। ठीक है, और जैसे फ्री ट्रेड होता है मेंबर स्टेट जो है उसमें कोई दिक्कत ना आए, और जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं उनको ये एलिमिनेट कर देना चाहता है। और जो भी मतलब रेगुलेशंस वगैरह है वो कम से कम हो और एक फेयर कंपटीशन हो मार्केट का। यूरोपियन यूनियन जो है डेवलप करता है और इंप्लीमेंट करता है कॉमन पॉलिसीज, जितने भी पॉलिसीज होती हैं अलग अलग मुद्दों पर, एग्रीकल्चर है, फिशरीज है, एनवायरमेंट है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, रीजनल डेवलपमेंट है। यहाँ पे कॉमन पॉलिसीज बनाना पूरे यूरोप के लिए इसका काम है। ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन करना, सोशल जस्टिस को प्रमोट करना और कंज्यूमर राइट्स के लिए काम करना अपने मेंबर स्टेट्स के। यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंट्स इट्स मेंबर स्टेट्स कलेक्टिवली इन एक्सटर्नल अफेयर्स। यूरोपियन यूनियन पूरे यूरोप के जितने भी देश हैं उन सभी को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करता है दुनिया में। और इट नेगोशिएट्स इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, इंगेजेस इन डिप्लोमेसी एंड कोलैबोरेट्स विद द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। ये कोलैब भी करता है, ये डिप्लोमेसी में भी इंगेज रहता है। सो आप कह सकते हो एक कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी रखता है यूरोपियन यूनियन। जितने इसके मेंबर स्टेट्स हैं, ग्लोबल चैलेंजेस हो चाहे कुछ भी हो, एक इनकी कॉमन फॉरेन पॉलिसी रहती है। कॉमन करेंसी है भाई, यूरो नाम से जो करेंसी है वो यूरोप के 19 मेंबर स्टेट्स जो हैं उनको यूरो जोन के अंदर रखा गया है जहां पर यूरो ही करेंसी चलती है। यूरोपियन यूनियन की ये मेन कमिटमेंट है कि भाई उनकी जो करेंसी है वो एक जैसी हो, और यूरो से ही ट्रेड होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं यूरो जोन्स के अंदर। यूरो जोन्स का मतलब है जहां यूरो करेंसी चलती है। ओके,
लीगल फ्रेमवर्क, यूरोपियन यूनियन एक लीगल फ्रेमवर्क के साथ काम करता है, ट्रीटीज करता है, रेगुलेशंस बनाता है, डायरेक्टिव्स होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं, कोर्ट्स होती हैं इसकी। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ये भी यूरोपियन यूनियन के जितने डिस्प्यूट्स होते हैं जो इनके मेंबर स्टेट्स के बीच में होते हैं वो यहीं पे रिजोल्व होते हैं। इनलार्जमेंट पॉलिसी, यूरोपियन यूनियन हमेशा से चाहता है कि जो नई कंट्रियां हैं वो शामिल हो जाएं अगर वो क्राइटेरिया को मीट करती हैं, ताकि एक्सपेंशन होता रहे। जब ये बना था तो केवल 6 देश थे इसमें, आज की डेट में ये बढ़कर एक्सपेंड होकर 27 हो चुके हैं, तो एक्सपेंशन तो चल ही रहा है भाई। ओके, कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी, यूरोपियन यूनियन का ये रहता है कि भाई जितने भी इसके मेंबर स्टेट्स हैं उनकी फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी काफी ज्यादा कॉमन रहे, ठीक है, इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर, जो अगर कोई क्राइसिस चल रहे हो या पीस कीपिंग के लिए काम करना हो। कहने का मतलब है कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए। अब इसके गोल्स देख लेते हैं क्या है। पीस को प्रमोट करना, ठीक है, अपने सिटीजन्स के भलाई के लिए काम करना, फ्रीडम, सिक्योरिटी और जस्टिस ऑफर करना, कोई इंटरनल बॉर्डर्स ना हो, ठीक है, यूरोपियन यूनियन मेंबर्स के, और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करना यूरोप के अंदर, एक प्रॉफिटेबल और फाइनेंशियल यूनियन बनाना, ठीक है, जिसकी करेंसी यूरो रहे, ये इसके गोल्स हैं। अब मैं आपको इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस पढ़ाने वाला हूं। तो इंडिया और यूरोपियन जो मतलब यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस हैं वो आप अगर देखोगे तो अर्ली 1960s में हमें देखने को मिलते हैं, जब इंडिया उन शुरुआती कंट्रीज में से एक था जिसने पॉलिटिकल रिलेशंस बनाए विद द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। मैं आपको बता दूं, यूरोपियन यूनियन एकदम से नहीं बना, इसको अलग अलग स्टेजेस में बनाया गया। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी थी पहले 1962 के साथ, भारत ने उसके साथ जो है कोलैब किया, रिलेशन बनाए। तो यूरोपियन यूनियन के साथ काफी पुराना हमारा रिश्ता रहा है, ठीक है, जब पूरी तरीके से यूरोपियन यूनियन बना भी नहीं था, उसकी जब वो स्टेजेस चल रही थी, जब से भारत उसके साथ है। तो इंडियन पॉइंट ऑफ विजन अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन के साथ अगर हम कोलैब करते हैं तो हम सपोर्ट करते हैं पीस को, जॉब्स क्रिएट होती हैं, फायदा होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम काम करते हैं। और इंडिया और यूरोपियन यूनियन एक मल्टी फेज रिलेशनशिप रखता है जिसमें कॉपरेशन है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, पॉलिटिकली लीडर्स आते जाते रहते हैं, बातचीत होती है, सिक्योरिटी है, कल्चरल एक्सचेंजेस हैं, और लगातार ये रिलेशनशिप जो है वो अच्छी होती जा रही है। ट्रेड और इकोनॉमिक कॉपरेशन अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। हम इंडिया जो है या यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और भाई बायलैटरल ट्रेड भी काफी अच्छा है। द यूरोपियन यूनियन इज एन इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स, ठीक है, पार्टिकुलरली जो टेक्सटाइल्स हैं हमारे, ओके, और जो ऑटोमोटिव है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, आईटी सेक्टर है, बहुत एक्सपोर्ट करते हैं हम यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन भी मिलता है भाई, ठीक है, समिट्स होती रहती हैं, एक लीडर्स को प्लेटफॉर्म मिलता है इश्यूज को बताने का, ग्लोबल रीजनल सिक्योरिटी पे, क्लाइमेट चेंज पर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, और टेररिज्म को काउंटर कैसे करना है, इसके ऊपर सारे मिलकर लीडर्स बात करते हैं, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन ये भी कहता है कि यूएनएससी में इंडिया को परमानेंट सीट भी मिलनी चाहिए। सिक्योरिटी कॉपरेशन, तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन अलग अलग सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर भी बात करते हैं, जैसे टेररिज्म है, साइबर सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, यानी कि पानी की तरफ से, ठीक है, जो ओशियंस वगैरह हैं। सो दोनों एग्रीमेंट साइन करते रहते हैं कॉपरेशन को लेकर, और लगातार बातें चलती रहती है रीजनल सिक्योरिटी को लेकर, टेररिज्म को लेकर, ट्रांसनेशनल जो क्राइम्स होते हैं उसको लेकर। द फर्स्ट इंडिया यूरोपियन यूनियन पीक, जो सबसे पहले इनकी जो मुलाकात हुई वो लिस्बन में हुई 28 जून 2000 में, जो कि एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट बना रिलेशंस में। उसके बाद 14 पीरियोडिक बायलैटरल समिट्स जो है अभी तक हो चुकी हैं, और रिलेशनशिप अब बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन चुकी है। 5वीं जो सबमिट हुई वो हेग के अंदर हुई 2004 में। 14th जो सबमिट होनी है वो हुई थी न्यू दिल्ली में 6 अक्टूबर 2017 को। और इंडिया 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, जितना ट्रेड होता है हमारा 72.7 मिलियन यूरोज इन 2013। और यूरोपियन यूनियन इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसमें 62.8 बिलियन यूरोज जो है, लगभग इतना हमारा ट्रेड होता है। 2020 तक का ये डेटा है। पार्लियामेंट्री इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, वर्चुअल मीटिंग्स होती रही हैं लोकसभा के स्पीकर की प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट के साथ में, और जो कि ये मीटिंग हुई थी 13 जनवरी 2021 को। यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक डेलीगेशंस भी बनाए थे भाई रिलेशन अच्छे रखने के लिए इंडिया के साथ 2007 में।
और एक बायलैटरल डेलीगेशन 13 मेंबर लोग जो है मतलब वो आए थे यूरोपियन पार्लियामेंट जो कि इंडिया में आए थे, ठीक है, फ्रॉम 28 अक्टूबर टू 2 नवंबर 2018, जहां पर वो डेप्टी स्पीकर से मिले लोकसभा के, और मिनिस्टर्स ऑफ कॉमर्स, पावर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इनसे भी मिले। और यूरोपियन पार्लियामेंट का एक और डेलीगेशन अप्रैल 2022 में आया जो कि इस तरीके से नरेंद्र मोदी जी से भी मिला और हमारी संसद में भी गया। तो इस तरीके से हमारे रिलेशंस काफी अच्छे चल रहे हैं अभी तक यूरोपियन यूनियन के साथ। कल्चर और एजुकेशन की बात करें तो ज्वाइंट डिक्लेरेशंस 2010 की बहुत सारी चीजें कवर करती हैं, एजुकेशन, ट्रेनिंग, मल्टीलिंग्विज्म, ठीक है, ये सारी बातें हम करते रहते हैं उनके साथ। सीनियर लेवल पर ऑफिशियल मीटिंग्स होती रहती हैं, इनिशिएटिव्स दोनों तरफ से होते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, लैंग्वेजेस। सो इंडिया के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिले यूरोप की कंट्रीज में जाने के लिए, ये भी दोनों के बीच में बातें चलती हैं। कल्चर को लेकर बातें जो है मतलब बातें चलती हैं। फेस्टिवल्स ऑफ कल्चर जैसे यूरोप इंडिया फेस्टिवल, और हमारा योगा और आयुर्वेदा यूरोप में बहुत फेमस है। बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो दोनों तरफ से होती हैं। सो ये इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के रिलेशंस थे जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय